वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। सबसे पहले आज की अहम और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। यानी एक जानिब से तो उन्हें रिलीफ मिल गया है, लेकिन क्या बानी पीटीआई की मुश्किलात कम हुई हैं? इन पर मजीद कौन कौन से केसेस हैं और क्या नाअहली अभी भी बरकरार है? इस सब पे हम आज के न्यूज़ रूम में बात करेंगे। जबकि दूसरी जानब कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख है उसमें 2 दिन की तोसी हो चुकी है। अब 24 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। सियासी जमातों की तैयारियों के हवाले से कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, इस सब पर भी बात करेंगे। जबकि मईशत की सूरत हाल, खेल के मैदान और फ़लस्तीनियों की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यकीनी तौर पर आज के दिन की एक बड़ी और अहम खबर ये रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ज़मानत मंजूर हुई है। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी, उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा, को भी आज के रोज़ ज़मानत मिली है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, मासूम है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी पूछा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुँचा। जो दस्तावेज़ात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकतों को नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? ये सवाल भी पूछा गया। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? अदालत ने इस्तफसार किया कि साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। तो आज के दिन जहां साइफर केस में ज़मानत भी हुई है, वहीं साथ ही साथ इंतखाबात से मुतालिक भी बातचीत हुई और ये सवाल भी पूछा गया कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नुकसान क्या होगा। बिल्कुल ऐसे पीटीआई के जो वकील हैं सलमान सफदर, ऐसे में वो उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि साइफर केस अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे समाअत की है। ट्रायल जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी जमानत खारिज किया। उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो सुनिए। तकरीबन 6 की समाअत के बाद और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज ज़मानत साइफर केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्ज़र्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। ट्रायल जज हैं, उन्होंने भी ज़मानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये ज़मानत खारिज की। वकला की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है, आज जेल से रिहा होने का इम्कान है। उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। साइफर केस का कोई सर पैर ही नहीं है, ये इंतकाम पर मबनी केस है। उन्होंने कहा, वो क्या कह रही हैं ज़रा सुनिए। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप न्यूज़ रूम में बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं कि साइफर क्या होता है, लेकिन आज एक बार फिर हम बताते हैं क्योंकि मामला ताज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। साइफर होता क्या है और इसको कौन इस्तेमाल करता है? तो जनाब, साइफर एक कोडेड लैंग्वेज है। सिफारती पैगामात को खुफिया अंदाज में तहरीर किया जाता है। सिफारती अमला मुख्तलिफ मीटिंग्स की कार्रवाई की तफसील दफ्तर ख़ारजा को भेजता है। मेज़बान मुल्क में मौजूद सिफारती अमला किसी धमकी या खुफिया प्लान का इंतबाह जारी करता है। ऐसी मालूमात का अफशा हो जाना सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी तस्वूर किया जाता है। साइफर का आम होना किसी भी 2 ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकता है। तो जनाब, ये साइफर है और ये आपको बता रहे हैं कि अगर 2 ममालिक के सिफारती ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि बेसिकली वो एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें जो चीज़ डिस्कस होती है वो बाहर आनी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल एक जो आप कह लीजिए स्टाफ होता है वो अपने मुल्क को, अपने दफ्तर खारजा को बताता है और वो कोडेड लैंग्वेज में आता है। फिर बाकी जो ऑथराइज लोग होते हैं वो उसको सुनते हैं, उन तक ये पहुँचता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि क्योंकि वो तर्जुमा शुदा था या वो डिकोडेड था तो फिर ये एक्चुअल साइफर नहीं था, तो गुम कैसे हो गया, इस पर भी आज के रोज सवाल हुआ है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूरी का जो मामला है, जरा
ज़रा उसको समझ लेते हैं। मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त भी दर्जनों केसेस है। ये तो एक केस है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आज ज़मानत हो गई है। बानी चेयरमैन की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, वो इसलिए कि नैब ने मज़ीद 2 रेफरेंसेस में बानी चेयरमैन जो हैं PTI के उनको गिरफ्तार कर रखा है। तोशाखाना केस बानी चेयरमैन के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस जो है अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस ट्रायल कोर्ट में वो भी ज़ेर समात है। एहतसाब अदालत उस मामले को भी सुन रही है। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने तक जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने उधर बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। तो ये अब तक के मामलात हैं। टेरियान वाइट केस है, फिर इद्दत में निकाह का भी मामला है। तो ये भी एक तरह से ख़तरनाक पहलू हैं या ये कानूनी शिकंजे हैं जो इस वक्त बानी चेयरमैन PTI के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में नाअहली भी बरकरार रखी है। तो इस तरह से ये एक केस में रिलीफ है साइफ़र वाले मामले में, और दूसरी तरफ तोशाखाना वाला जो मामला है उसमें कल के दिन जो अपडेट आई थी फैसला बरकरार रखा गया। फिर नाअहली का मामला फिर उसी तरह से बरकरार है। दूसरी तरफ कई और केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी भी है। तो एक केस में ज़मानत है लेकिन रिहाई क्यों मुमकिन नहीं है, ये इसके बुनियादी पॉइंटर्स हैं। अगर बाकी केसेस में भी ज़मानत हो जाती है तो फिर रिहाई में कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इस सब पे बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आज हमने देखा कि साबिक चेयरमैन PTI को कुछ थोड़ा सा रिलीफ तो मिला, लेकिन अभी यकीनन उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई क्योंकि कुछ दीगर केसेस भी मौजूद हैं। उन पे भी हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, अगर हम उनकी बात कर लें, उनको भी ज़मानत मिल गई है, क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या कुछ दीगर केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ मुझे आई है अभी आपकी। और साइफर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस में फैसला दिया था उसमें ज़मानत दी गई है बानी चेयरमैन PTI को, और साथ शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें ज़मानत दी गई है। तो इस हवाले से आज जो समाअत हुई है उसमें रिमार्क्स भी थे जस्टिस तरमिनल्लाह के। उन्होंने कहा कि जो नुकसान है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी और मुल्क का हुआ है, और ये पाकिस्तान का तो नुकसान नजर नहीं आ रहा है। इस वाले से और भी जो है अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिल गई है, क्या उनके खिलाफ कोई और केसेस एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हमने देखा है अब ये रिवायत बन चुकी है कि एक जानिब से जमानत मिलती है, रिहाई का परवाना मिलता है, तो दूसरे केसेस सामने आ जाते हैं। जो इस हवाले से मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो बानी चेयरमैन हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मासूम है और उन्होंने ये जुर्म नहीं किया। तो इस तरह से रिमार्क्स बड़े अहम आए हैं। इसी तरह की एक और दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए है, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा। उसी एप्लीकेशन को भी समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मावनत करेंगे, आप जाइए और जाके वहाँ से बातचीत कीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और उनसे दरख्वास्त कीजिए। और एक रिमार्क जो इस हवाले से एक अहम रिमार्क्स ये भी सामने आए थे कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसा काम कर रहे हैं कि सियासी पार्टियाँ जो हैं वो मुतमिन नहीं हैं, तो इस हवाले से उन्होंने उनको वहाँ पर फॉरवर्ड किया है। यहाँ मैं ये भी बताऊं कि बानी चेयरमैन के खिलाफ काफ़ी और केसेस भी जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। कुछ किसी में दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो मुमकिन तौर पे उनमें रिहाई अभी नहीं हो सकती। तो अभी तक किस ये सूरत हाल है कि वो अंदर ही रहेंगे, जेल में ही रहेंगे। उनके कुछ ट्रायल भी जारी हैं, 9 मई का केस भी उनके ऊपर है और 2 रेफरेंसेस भी हैं, तोशाखाना का केस भी है, साव अदालत में है, और 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट भी उनके खिलाफ केस है। और ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद इमरान यानी एक जानिब से उन्हें रिलीफ मिला है लेकिन अभी उनकी मुश्किलात में कमी नहीं वाक़ई हुई है। बहुत से दीगर केसेस हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो नाअहली का मामला है वो भी अभी तक बरकरार है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मुश्किलात अभी कम नहीं हुई हैं और अभी भी एक आग का दरिया है जिसको पार करना है। और आज बानी PTI को रिलीफ तो मिल गया है साइफर केस से मुतालिक, और दौरान समाअत क्या कुछ हुआ गुलाम मुर्तज़ा हमें बता रहे थे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को भी ज़मानत मिल गई है और यही अब सवाल है कि क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की रिवायत बन चुकी है कि एक जानिब रिहाई मिलती है तो दूसरी जानिब कुछ दीगर केसेस होते हैं जिनका उन्हें सामना करना होता है। गुलाम मुर्तज़ा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुछ दीगर केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं?
हमारी लाइन में कुछ इशू हो रहा है, गुलाम मुर्तज़ा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। खैर, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये थी कि जो बानी पीटीआई है उन्हें साइफर केस में रिलीफ मिल गया है, शाह महमूद कुरैशी को भी रिलीफ मिल गया है। दौरान समात क्या कुछ हुआ है इस पे हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ दीगर केसेस भी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तोशाखाना केस है, इद्दत में निकाह केस है। तो ये सारे केसेस हैं जिनका अभी भी सामना करना पड़ेगा बानी पीटीआई को। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी मुकदमात हैं, 9 मई से मुताल्लिक़ा मुकदमात भी हैं, दीगर भी हैं। अब देखना है कि उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो गिरफ्तार करने का एक ऑप्शन होगा, तो इस तरह से उनकी जो रिहाई है वो भी खटाई में पड़ सकती है। खैर, इलेक्शन की गहमा गहमी है, ऐसे में जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिलीफ दिया है और वहीं साथ ही साथ जो जिनको रिलीफ ऑलरेडी है अदालतों की तरफ से, या जो कुछ अपने मुकदमात में बरी हुए हैं या मुकदमात में कभी थे ही नहीं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA 207 की नशिस्त पर कागजात नामजदगी RO के दफ्तर में आज जमा करवा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी उनकी हमशीरा डॉक्टर अजरा फजल पेशहो ने जमा करवाए। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेशहो कारकुनों की रैली की सूरत में RO ऑफिस पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने ये कागजात जमा करवा दिए हैं। हल्का है NA 207 का कि जहाँ से इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। नवाब शाह उनका आबाई इलाका, जहाँ से उनकी बहन ने ये कागजात जमा करवा दिए हैं। अजरा फजल पेशहो की जानिब से ये कागजात पहुँचाए गए RO ऑफिस में। कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे और अब तो दिन मज़ीद 2 मिल चुके हैं, तो इस तरह से इसमें इजाफ़ा हो गया है। मज़ीद इस बीच बल्ले के निशान का फ़ैसला हो जाएगा, तो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान भी क्लैरिटी के साथ अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, अगर जमा करवा सकेंगे। तो ये इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। इंतखाबात वही 8 फरवरी को हैं और उसी शेड्यूल में, उसी स्केड्यूल में ये गुंजाइश निकाल कर मज़ीद वक्त दे दिया गया, क्योंकि 4 सियासी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन तमाम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वक्त का इजाफा किया जाए। नवाब शाह में जो कागजात नामजदगी NA 207 के लिए जमा हुए हैं, वक़ार आराई से जान लेते हैं। वक़ार, बताइएगा इस हल्के से उम्मीदवार और कौन कौन है, मद्दे मुकाबिल कौन है आसिफ अली जरदारी के? अब तक किस किस ने कागजात लिए, जमा करवाए? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो कागजात नामजदगी हैं वो NA 207 की नशिस्त पर जो है वो जमा कराए गए हैं, जो उनकी हमशीरा डॉक्टर अजरा फजल पेशहो ने जमा करवाए। जबकि इनके मुद्दे मुकाबिल अभी तक सिर्फ PTI के जो उम्मीदवार हैं सरदार शेर मोहम्मद रिद, उन्होंने जो है वो NA 207 की नशिस्त से जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। आपको बताऊं कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी उनकी हमशीरा डॉक्टर अजरा फजल पेशहो ने जमा करवाए थे, वो एक बड़ी रैली की सूरत में जो है वो RO ऑफिस पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस मौके पर जो है पीपल्स पार्टी के जो जाले थे, कारकुनान थे, बड़ी तादाद में उनके हमरा थे और जालों जो है वो खासे पुरजोश नजर आ रहे थे। और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो हमशीरा है वो खासी खुशगवार मूड में जो है हमें नजर आ रही थी। इस मौके पर जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो हमशीरा है, साबिक सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेशहो, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उनका कहना था कि बेहद खुशी है कि आसिफ अली जरदारी ने NA 207 की नशिस्त पर जो है वो इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है, जिसके आज जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी जो है वो इस बात की हो रही है कि नवाबशाह शहर जो उनका आबाई जिला है उसको काम करने वाला जो है वो MNA मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि न सिर्फ पीपल पार्टी सूबा सिंध बल्कि वफाक में भी जो है वो ठीक है, वही दावे जो इलेक्शन के दिनों में होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हल्का NA 207 है नवाब शाह का, कि जहाँ से ये कागजात जमा करवाए गए हैं और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं बताया जा रहा है उन्होंने भी कागजात नामजदगी इस हल्के से वसूल किए हैं, अभी तक जमा नहीं करवाए हैं। तो इस हल्के में साबिक सदर के मद्दे मुकाबिल कौन कौन है ये देखना होगा, लेकिन ये एक उनका आबाई हल्का समझा जाता है और यहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर होते हैं। अब देखना यह है कि नवाब शाह के जो आवाम हैं अब वो किस तरह से इलेक्शन डे पर साबिक सदर को शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं और क्या वो यहाँ से कामयाब होते हैं भी या नहीं होते, क्योंकि सिंध में एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद अपने तई सरगर्म है। ऑल दो कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा किला जो है वो मजबूत है, कोई आकर दिखाए, तो इलेक्शन डे पे पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं बानी PTI की। ये बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कर लिए गए हैं उनके। बानी PTI NA 89 मियांवाली 1 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी एडवोकेट लाल मियां न्याजी ने रिटर्निंग ऑफिसर किफ़ायतुल्लाह के पास जमा कराए हैं।
साबिक चेयरमैन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 29 दिसंबर को होगी, लेकिन बानी पीटीआई के NA नवासी मियांवाली 1 से ये कागजात हैं जो कि जमा कर लिए गए हैं। वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी पीटीआई NA नवासी मियांवाली 1 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी एडवोकेट लाल मियां न्याजी ने रिटर्निंग ऑफिसर किफ़ायतुल्लाह के पास जमा करा दिए हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को होगी। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है नाअहली का, उसके होते हुए ये जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है उससे जैसे ही उसमें जाएगा तो वहाँ से वापस आ जाएगा और ये हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऑल्दो ये ऑप्टिक्स का मामला है और उन्होंने अपने आबाई हल्के से, मियांवाली भी उनका आबाई इलाका है, वहाँ से उन्होंने 89 से अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, जो कि ज़ाहिर है नाअहली की सूरत में किसी भी सूरत इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। वो खैर वो जाए ना जाए, उनकी पार्टी मौजूद है, उनकी बनाई हुई पार्टी मौजूद है जिसके चेयरमैन अब गौहर खान है और वो तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए फ़ाइट कर रही है। बल्ला मिल जाएगा उन्हें इंतखाबी निशान के तौर पर या नहीं मिलेगा, ये फ़ैसला आज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में कल के रोज़ वाज़ेह हिदायत दी थी कि आज के दिन ये फ़ैसला कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन पर सारी नज़रें हैं। आज ही ये फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट ने कल के दिन ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अपने जो भी फ़ैसला है, बल्ले का निशान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसे जारी कर दे ताकि उस हिसाब से फिर तहरीक इंसाफ तैयारी कर ले। इसी बीच तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई साफ शफाफ इंतखाबात के लिए और वो मामला भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया है। दूसरी तरफ जो प्लान बी है, लेट्स से कि बल्ले का निशान नहीं है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं होते, कबूल नहीं होते, तो फिर गौहर खान जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं वो ये बताते हैं कि हमारे उम्मीदवार फिर आज़ाद तसव्वुर होंगे, लेकिन हर हल्के से उनका उम्मीदवार होगा, ये उनका दावा है। बिल्कुल ऐसे इंतखाबात में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक केस की अगर हम बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट का आज ही इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनने का हुक्म सामने आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी है। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उसका अजाला करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन जिसने 4 सियासी जमातों का मुतालबा मान लिया है और मुतालबा ये था कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफा इसका मुतालबा किया जा रहा था, तो जनाब 2 दिन की तौसी मिल चुकी है। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। आरओज़ के दफातर में उम्मीदवारों का रश लग चुका है, लाइनें लगी हुई हैं। नून लीग, BAP, मुत्तहिदा और JUI ने तारीख बढ़ाने का ये मुतालबा किया था, जिसको मान लिया गया है और अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। अगर ये मुतालबा ना माना जाता है या इसमें तौसी ना होती तो आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। अलबत्ता कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त, इब्तदाई फहरिस्त जारी होना थी, लेकिन अब 2 दिन का इजाफा हो गया है, तो अब ये फहरिस्त पीर या अगर पीर की छुट्टी है तो मंगल को जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच जिन लोगों ने कागजात जमा करवा दिए हैं या कागजात वसूल कर लिए हैं वो कौन है, यानी अहम सियासी रहनुमा कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, ज़रा ये क्विकली आपको ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म कायद मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ की बात करते हैं। उन्होंने हल्का NA 130 से कागजात हासिल किए हैं। मरियम नवाज़ ने NA 129 और NA 130 से उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान पशीन और DI खान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी, चौधरी निसार, शेख रशीद रावलपिंडी से हैं, आबाई इलाका है। राना सनाउल्लाह, ओन चौधरी, राजा रियाज फैसलाबाद से हैं। आबिद शेर अली ने भी गालिबन यहीं से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। अलीम खान ने लाहौर के 3 हलकों से कागजात हासिल कर लिए हैं, सूबाई और कौमी असम्बली के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्का NA 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया है। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाबशाह से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हल्का NA 19 सलमान अकरम राजा NA 128 से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। जहांगीर खान तरीन, अली तरीन और उनकी बहन यानी जहांगीर तरीन की जो साहबजादी हैं वो लोधरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर कादिर गिलानी हैं, अली हैदर हैं, वो मुल्तान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये अब तक के वो हाई प्रोफाइल आप कह लीजिए कागजात नामजदगी हैं जो वसूल हुए या जमा हुए और कम व बेश अपने आबाई इलाकों से ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ
मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कराची से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम भी कराची से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो एक हल्का मजबूत पक्का वाला और बाकी लोगों को लुभाने के लिए कि अच्छा देखें, जैसे एक साहब ने 2018 में कहा था वज़ीर आज़म कराची से होगा, वज़ीर आज़म तो वो बने लेकिन मियाँ वाली की सीट से, कराची की सीट उन्होंने छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो ये देखना है, वही जो हम मुबैद बात कर रहे थे कि अभी तो बहुत से वादे होंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन वो किस हद तक अमल दरामद उस पर होता है ये वक्त ही बताएगा। खैर, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, सियासी जमातों के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं कर सकता, हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इलेक्शंस जो 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, अभी तक ऐसे कोई हमारे हालात नहीं है, न माली, न इंतज़ामी, न सिक्योरिटी के, जिसमें कोई वजह नज़र आए इंतखाबात को मौखर करने की। मैं सियासी जमातों के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं, चाहे PTI के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, उस पर मैं तबसरा करने से एतराज़ करूँगा। हमने इन तमाम जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमने एक खुशगवार माहौल पैदा करना है ताकि इलेक्शंस अपने शेड्यूल पे हों। तो इस सब पे बात करने के लिए शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शबिया, बताइएगा, अब 4 सियासी जमातों ने जो मुतालबा किया था कि 2 दिन तौसी कर दी जाए, जो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए डिसाइडेड था, वो अब तौसी हो चुकी है। बताइएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है और सियासी जमातों की क्या गहमी गहमी है इस दौरान। जी बिल्कुल, 4 सियासी जमातों की जानिब से जब जो कागजात नामजदगी उनकी तारीख में इजाफे का कहा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने आज जो है उसकी तारीख 22 से बढ़ाकर 24 दिसंबर तक कर दी है। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, जबकि स्क्रूटनी के दिनों को कम करके वो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है वो स्क्रूटनी का अमल रहेगा, और उसके बाद बाकी जो इंतखाबी शेड्यूल जिस तरह जारी किया गया था वो उसी तरह रहेगा। क्योंकि इन जमातों का यही कहना था कि आइन में ये मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम कर सकते हैं, सिर्फ पोलिंग डे को जो है वो वही रहने दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कहा गया कि पोलिंग डे जो है वो 8 फरवरी ही होगा, ताहम जो कागजात नामजदगी के दिन है वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ अच्छा शबिया, ये बताइएगा कि 24 दिसंबर आखिरी दिन है और 25 दिसंबर को वो आमतौर पर तातील होती है, तो उस दिन फिर क्या होगा? क्या कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे या फिर इब्तदाई फहरिस्त जो है वो फिर 26 को जारी होगी? हम जब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन में, हम ये देख रहे हैं कि जो वीकली ऑफ भी हैं वो भी नहीं किए जा रहे हैं, और स्टाफ जो है यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पे काम हो रहा है। क्योंकि हमारी जब चीफ इलेक्शन कमीशन से भी बात, उन्होंने सहाफियों से पिछले दिनों वगैरह से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि काम का इतना ज़्यादा बर्डन है, और हम यही चाहते हैं कि जो वक्त दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस जैसे इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया, तो जो काम है वो अपने वक्त पे ख़त्म हो। तो इस तरह हमने ये देखा कि चाहे वो हफ्ते को अमूमन यहाँ पे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन यहाँ पे काम जो है वो हो रहा होता है। तो इसी तरह हम 25 दिसंबर की भी उम्मीद ये कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंतखाबात करीब हैं और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा काम है, और तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि वो उस दिन भी यहाँ पे काम होगा। और क्योंकि 24 आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने की, उसके बाद उनकी जाँच पड़ताल होगी, इंतखाबी फरिश्ते जारी की जाएंगी और फिर उसकी स्क्रूटनी होगी। तो ये वो वाला काम है जिसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता था। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ इंतखाबी जो शेड्यूल है उसको फॉलो की जाए, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जाए। जहां अच्छा शबिया, एक और मामला अभी चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बल्ले के निशान पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो कब तक ये बताया जा रहा है कि इसका फैसला आ जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट के हदायत पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन आया और उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के उस मुलाकात में मौजूद थे, तो उसके बाद जब बाहर आके मीडिया टॉक की तो शोएब शाहीन ने बताया कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, और उन्होंने हमसे यकीन दहानी करवाई है कि जितने भी ROs DROs या जो भी पुलिस अफसर जो है वो रुकावट डालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उनका कि हमने ये पूछा कि अभी तक इंतखाबी
निशान का जो फैसला महफूज किया गया था वो आपने अभी तक जारी नहीं किया, तो जिस पर हमें ये यकीन दहानी कराएगी कि आज रात 12 बजे से पहले ये फैसला भी सामने आ जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है कि अब हमें जो भी शिकायत हो रही हैं वो हम उस व्हाट्सएप पे जो है वो बता सकते हैं। और उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने शोएब शाहीन को अपना पर्सनल नंबर भी दिया है कि अगर कोई किसी किस्म की कोई भी शिकायत हो, आपको आपके उम्मीदवार को हरासा किया जा रहा हो या गिरफ्तार किया जा रहा हो या DRO ROs जो है वो ताउन ना करें। अच्छा तो आप शबीर, मुझे जिस तरह बता से आप सकते कह रही हैं कि आज रात 12 बजे से पहले ये फैसला एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, दूसरी जानिब अगर हम चेयरमैन PTI की बात करें तो उन्होंने अपना प्लान B भी डिस्क्लोज कर लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर आज फैसला नहीं आता तो हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। जब चेयरमैन PTI ने ये बात की थी तो उनकी तब तक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात नहीं हुई, लेकिन आज जहां मीटिंग हुई उनको बहुत सारी बातों की यकीन दहानी कराई गई कि अब जो है वो मामलात मुख्तलिफ होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ के दूर किए जाएं, तो इसी तरह ये भी तहरीक इंसाफ का एक पॉइंट था कि हमें अब तक बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया और फैसला जो है वो महफूज है, जिस पर उन्होंने जो बात की है तो उस पर उनको ये बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आज जो है इसका फैसला ज़रूर आएगा। और अब फैसला क्या आता है, क्या निशान तहरीक इंसाफ के पास रहता है या नहीं रहता, तो इस पे तो ये फैसला देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि क्या कहा करेगी तहरीक इंसाफ। ताहम अगर बल्ले का निशान नहीं रहता तो उनका चेयरमैन का यही कहना है कि फिर जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। दूसरी जानिब जो साबिक चेयरमैन PTI हैं उनके हवाले से भी आ रहा है कि उन्होंने भी कागजात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं जमा करवा दिए हैं, लेकिन आज हमने कोर्ट में भी देखा कि पूछा गया था, उनसे ये सवाल पूछा गया था जो साबिक चेयरमैन है उनके वकील से कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको बताया गया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ठीक है बताया गया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम अभी तोशाखाना फौजदारी केस में बानी चेयरमैन PTI की नाअहली बरकरार है। बहुत शुक्रिया शबीर नकवी, आप हमें तमाम तर मामलात के हवाले से अपडेट कर रही थी और इंतखाबात की आमद है और ऐसे में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है, कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं, जमा कराए जा रहे हैं। प्रोसीजर वो है ना कि जो नाअहल हैं फिर उनका वो स्क्रूटनी में रह जाएगा, ये भी प्रोसीजर है। खैर, फैसलाबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दौरान टिकट के लिए रस्साकशी हो रही है। मामला है हल्का NA96 जड़ावाला से तलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसीर में ज़बरदस्त मुकाबला है इन दोनों के दरमियान इस हल्के पर टिकट हासिल करने के लिए। नवाब शेर वसीर PTI को छोड़कर नून लीग में शामिल हुए थे और बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद जो थी उसमें नून लीग का उन्होंने साथ दिया था। मियाँ शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने नवाब शेर वसीर को टिकट की गारंटी दी थी। नवाब शेर वसीर ने दौरान इंटरव्यू नवाज शरीफ को ये वादा पूरा करने का मुतालबा रखा है उनके सामने, जबकि तलाल चौधरी ने भी मियाँ नवाज शरीफ को बताया कि NA96 मेरा है। पार्टी ने अभी तक टिकट किसी भी उम्मीदवार को जारी नहीं किया है। तलाल चौधरी और नवाब शेर के हामी टिकट मिलने का दावा करके मिठाइयाँ अलबत्ता बांट रहे हैं। ये नवाब शेर वसीर अगर तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया था तो ये वो लोग हैं कि जिनके लिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था कि नून लीग की बस में लोगों के लिए जगह नहीं है। अब अगर इन्हें टिकट मिलती है तो फिर तलाल चौधरी साहब जिस तरह से मुकदमा लड़ते रहे हैं नून लीग का और जिस तरह से नाअहल भी हुए हैं सारे मामले पे मुकदमा लड़ते लड़ते उनका ही, तो होगा क्या, कैसे होगा, ये ज़रा देख लेते हैं। अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल मलिक ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। अजमल, यकीनी तौर पर मामला दिलचस्प होगा फैसलाबाद में इस नशिस्त को लेकर, सूरत हाल है क्या और ज़्यादा मिठाई कौन बांट रहा है? क्योंकि जो ज़्यादा मिठाई बांट रहा है मामला फिर उसके खिलाफ ही जाता हुआ अक्सर नज़र आता है। ये बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है और मिठाइयाँ तो जाहिर है उसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है हल्के में वो टॉक ऑफ द टाउन है यहाँ पे, और दोनों के जो हामी हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो मिठाइयाँ उन्होंने कल और परसों तकसीम की हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि टिकट हमें मिल गया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी तक जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को होल्ड किया हुआ है और वैसे तो किसी भी हल्के को फैसलाबाद ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। सबसे आखिर में इंटरव्यू जो है वो फैसलाबाद डिवीजन के हुए थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की हाई कोर्ट में पेशी थी, इस वजह से इसको पेंडिंग कर दिया गया था। और फैसलाबाद में यहाँ पे ओवरऑल जो सूरत हाल है, नवाब शेर वसीर जो है वो उनका कहना था कि बानी PTI के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी तो उस वक्त जो है वो हमें गारंटी की गई थी और मियां नवाज शरीफ ने हमारे साथ वादा किया था कि आइंदा इलेक्शन के लिए जो है वो
फैसलाबाद से राजा रियाज को और नवाब शेर वजीर को, यही दो रहनुमा थे जो 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे कामयाब हुए थे। उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए थे और इस फॉरवर्ड ब्लॉक में जाने की एक बुनियादी वजह ये थी कि अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून जो है वो बानी पीटीआई के खिलाफ कामयाब करना चाह रही थी। और उसी ये सारी चीज़ें तो हैं। ज़रा मुझे अजमल आपसे ये पूछना है कि क्योंकि तलाल चौधरी का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पर, तो फिर वो ये पूछना पड़ेगा कि तंजीमी सतह पर स्ट्रॉन्ग कौन है, तलाल चौधरी की क्या पोजीशन है इस हल्के में, और अगर नवाब शेर को टिकट नहीं मिलता लेट्स से, क्योंकि इन सवारियों के लिए बस में जगह नहीं थी एक वक्त पे नून लीग के पास, तो फिर ये क्या आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे? वोट बैंक किसका तगड़ा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि पार्टी ने एक को दिलासा देना है, जाहिर है टिकट एक को देनी है, हल्का एक है, उम्मीदवार दो है, टिकट एक है, तो दिलासा किसको मिलता है और टिकट किसको मिलती है ये तो फैसला थोड़े दिन में हो जाएगा। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर नवाब शेर वजीर को टिकट नहीं मिलता तो वो आज़ाद हैसियत से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने 2018 में तकरीबन 12,500 से 13,000 वोट की लीड से जो है वो तलाल चौधरी को शिकस्त दी थी और उनका एक बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा उनका जो असर रसूख है हल्के में वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन 2013 में जो है वो तलाल चौधरी जब कामयाब हुए थे उनका भी तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार का वोट का मार्जिन था नवाब शेर वजीर से। तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, वोटर्स जो है अब हवा के साथ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन तलाल चौधरी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो अपर लेवल की क़यादत है, जाहिर है उनके साथ जो है वो बड़े अच्छे रिलेशन में हैं और उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट भी किया था और इस वाले से सोशल मीडिया पे स्टेटस भी लगाया था कि बहुत सारे लोग जो है। ठीक है, चलें, आपकी बात दुरुस्त है कि एक को टिकट मिलेगा, एक को दिलासा मिलेगा। मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाब शेर को टिकट मिल रहा है और तलाल चौधरी को दिलासा मिल रहा है, ये मेरा अंदाज़ा है। आदिल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन खैर सूरत हाल दिलचस्प है। अगर तलाल चौधरी को टिकट देते हैं तो यकीनी तौर पर उनका एक पार्टी के साथ सफ़र है, तो वो नज़रियाती तौर पर एक बनता है टिकट देना। लेकिन अगर नवाब शेर को टिकट देते हैं इस बुनियाद पर कि 2018 में उन्होंने 12-13 हज़ार के मार्जिन से टिकट जीता, तो फिर आप 2018 के इलेक्शन नताइज को भी तस्लीम कर रहे हैं जिनको आप तस्लीम करते नहीं थे, और फिर आप अपने उस इलेक्टेबल्स वाले फार्मूला पर जाकर अपनी वज़ारत उज़्मा को कंफर्म करें और इसके साथ फिर ये चीज़ें आगे जाकर मुश्किल का शिकार हो जाएंगी अगर नज़रियाती कारकुन आपका इस तरह से डैमेज आप करते हैं। खैर आदिल साहब आगे। आदिल साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जनाब। अच्छा, सूरत हाल अब आपके सामने है फैसलाबाद की। तलाल चौधरी साहब तंजीमी मामलात को बहुत अच्छे से चलाते रहे हैं और उसके लिए उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, फिर वो नाअहली भी भुगत चुके हैं। अब इस तरह के नज़रियाती कारकुन को अगर आप टिकट नहीं देते और एक ऐसे बंदे को देते हैं जिसके लिए आपके बस में जगह ही नहीं थी, तो ये क्या मैसेज है बाकी लोगों के लिए? या ये कह लें कि नून लीग फिर टिकट भी अपनी मर्जी से नहीं दे रही? इस हद तक बात हुई है? देखिए, जो इंतखाबात का दिलचस्प मरहला जो है वो इस वक्त शुरू हुआ। इससे पहले तो वो सब गुडी गुडी था, यानी कि चाहे MKM हो, चाहे तहरीक इस्तेकाम हो, या इसके अलावा भी जिन लोगों के साथ मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की है, असल प्रॉब्लम जो है वो अब से शुरू होंगे, क्योंकि अब सीट देने जो है टिकट्स देने का मरला है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीग के जो करीबी लोग हैं वो नाराज़ होंगे और बहुत सारी जो इत्तेहाद जिनके साथ बनने जा रहा है उनकी भी नाराज़गी होगी। जैसे लाहौर में अलीम खान के साथ मामला बना हुआ है, कराची में भी मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक इशू चल रहा है। तो इस तरह इनकी बहुत सारे जो ज़िले हैं वहाँ पर जो लोकल मुस्लिम लीगी जो बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं या हल्के में जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, या जैसे तलाल चौधरी जिसने जो है वो नाअहली भी भुगती है मुस्लिम लीग नून के लिए, तो ये इस तरह की सूरत हाल अब उनकी एडजस्टमेंट पे आके मसला जो है वो ख़राब होगा। इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे और बहुत सारे ऐसा भी होगा कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को टिकट्स मिल जाएंगी और कुछ उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे जो है वोट बैंक डिवाइड होता है और उसका यकीनी तौर पे इलेक्शन पे बड़ा असरअंदाज होता है। मुस्लिम लीग माजी में भी जो है ये चीज़ भुगत चुकी है। जब ज़िमनी इलेक्शन था उसमें जब इन्होंने लोटों को टिकट दिए थे तो मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार जो है वो नाराज़ हो गए थे, जिसकी वजह से जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की ज़्यादा सीटें हार गई थी। तो ये सूरत हाल हमें जनरल इलेक्शन में भी नज़र आएगी। अब देखते हैं इसमें मसला ये आएगा ना, वो अपने लोगों को किस तरह से आदिल साहब, इसमें एक मसला ये आएगा कि चले हम जिस पर्टिकुलर हल्के की बात कर रहे हैं उसको ज़रा एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं ना। 2013 में तलाल कामयाब हुए, उनकी लीड थी 14-15 हज़ार की। अब 18 के इंतखाबात को आप मानते नहीं हैं, लेकिन नवाब शेर वहाँ से कामयाब हुए, उनकी 12-14 हज़ार की लीड है।
अब अगर नवाब शेर को टिकट देते हैं तो आप इनडायरेक्टली 2018 के इलेक्शन नताइज को भी तस्लीम करें, जैसे आप मानते ही नहीं थे, जिस पे आपकी पूरी कैंपेन थी मुझे क्यों निकाला से लेके और फिर वो एशियन टाइगर ना बनने तक का सफ़र। ये जो गुडी गुडी वाला मामला है, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि धक्के से सारी चीज़ें हो गई और वो बात हो गई वाला तासुर, अब वो बात हो गई वाले उसे बात नहीं हो पा रही, इसलिए भी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 2018 में ये चैलेंज पीटीआई को नहीं था इस हद तक। देखिए, वो तो इलेक्शन जब उन्होंने 2018 में इमरान खान को रुखसत किया और उसकी जगह 16 महीने की हुकूमत ली और अपना बेड़ा गर्क किया, तो वो इलेक्शन तो उन्होंने उस सूरत में तस्लीम कर ही लिए थे। तो अब ये जो सीट एडजस्टमेंट है, ये मुस्लिम लीग नून के गले का फंदा यकीनी तौर पे बनेगी। अब देखते हैं कि वो अपने लोगों को किस हद तक एडजस्ट कर पाएंगे। अब यकीनी तौर पे इसमें हो सकता है कि तलाल चौधरी को वो सेनेट की सीट ऑफर कर दें कि कल को जब सेनेट के इलेक्शंस होने हैं मार्च में, तो उसके बाद जो है वो उनको वहां पे अकोमोडेट कीजिएगा। ये अभी तो बहुत सारा कुछ हमें हर हलके के अंदर इस किस्म की सूरत हाल नजर आएगी जब ये टिकटों की तकसीम शुरू होगी। इसमें अभी तो बहुत सारी इत्तेहादी जमातों के जो है रहनुमा नाराज होंगे। उसके बाद देखिए कि इनकी अपनी किस तरह के पार्टी के अंदर जो है वो बहुत कुछ है जो मंजर आम पे आएगा। तो अभी हालात जो भी हैं, वक्त जैसे इसमें एक चीज और इसमें जो है दिलचस्पी ये तो अभी इख्तिलाफात भी नजर आते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन इस बीच एक कुछ सरप्राइजेस भी है ना, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी निकल आए। जैसे आज के दिन जो साफ शफाफ इंतखाबात का मामला है उसमें कुछ रिमार्क्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प, और मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया गया। फिर आज ही के दिन साइफर केस में आप कह लीजिए कि ज़मानत भी हो गई, ऑल दो कि कई और केसेस में गिरफ्तारियां हुई हैं, वहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं है। लेकिन ये अचानक क्या होना शुरू हो गया है? इस आउट ऑफ सिलेबस, इस आउट ऑफ सिलेबस सवाल की तैयारी नून लीग की थी? हाँ, नहीं, देखे मतवक्का तो था। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने आज केस सुना, इनका आइन कानून के हवाले से बड़ा साफ मौक़िफ़ है। और जिस तरह अथर मिनुल्लाह, जिनके बहुत सारे आज रिमार्क्स ऐसे थे, जैसे उन्होंने 70s और 77 के इलेक्शंस का हवाला दिया, या उन्होंने कहा कि मुल्क में हर इलेक्शन के मौके पर ऐसी सूरत हाल जो है वो सामना करना पड़ता है। तो ये जो 2018 की जो अदलिया थी और जो इस वक्त 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो अदलिया है, ये बहुत मुख्तलिफ अदलिया है। यहाँ पर जो जजेस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलने वाले, और ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, उसमें तो उन्होंने सजाए मौत और 14 साल कैद की बात की थी, जिसकी वजह से उनकी जमानत मुस्तरद थी। और आज के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि ये 2 साल से ज्यादा का सजा का मामला नहीं है, इसीलिए इनकी जमानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो अब इस केस में ये अभी एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात, अभी ट्रायल कोर्ट से मामला उन पर फर्दर जुर्म लगी भी है, वहां से मामला हाई कोर्ट में आएगा और फिर आके जब सुप्रीम कोर्ट में होगा तो उसका अंजाम आपको अंदाजा हो ही गया है। आज की जमानत के जो रिमार्क्स हैं, उस वक्त कौन जजेस इसको सुनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। एनए जो मियाँ वाली का हल्का है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था, लेकिन अभी मियाँ वाली के हल्के में जो है वो इमरान खान के कागजात वहां जमा भी हो गए हैं। तो सूरत हाल वक्त के साथ साथ बदल रही है, जैसे जैसे लेकिन वो तो स्क्रूटनी में रह जाएंगे ना, क्योंकि जैसे वो स्क्रूटनी में जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है आदिल साहब, वहां तो वो फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त में नहीं आएंगे। जी, वो जाहिर सी बात है। और देखिए, अब ये पहले तलवार नवाज शरीफ पे लटक रही थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बाद वो उन पे से हट गई है। आप सिर्फ वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, वो 2 जनवरी का जो 2 जनवरी की तारीख और इश्तिहार मौजूद है। फर्स्ट वीक में जो समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें वो 5 साल की न्यायाली होती है, तायात न्यायाली होती है, उसके बाद ही नवाज शरीफ के लिए भी क्लैरिटी आएगी, वरना तलवार तो नवाज शरीफ पे भी अभी तक उसी तरह लटक रही है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन लड़ना है, या 62(1)(f) का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके ऊपर असरअंदाज होगा। तो ये अभी तक तो दोनों तरफ जो है वो पलड़ा कभी किसी तरफ चला जाता है, कभी किसी चला जाता है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरफ, मतलब इस वक्त ये कहना शायद आपकी मौजूदगी में कहना दुरुस्त होगा कि हवाएं जो हैं वो एक समत नहीं चल रही, एक जखड़ है, और वो यू नेवर नो वो किस तरफ जाके बैठता है और किस तरफ जाके सेटल होता क्या। खैर, इस जखड़ पे हम नज़र रखेंगे, इस सारी सूरत हाल को देखने। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, थैंक यू सो मच। खैर, ये मामलात हैं और बड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है
ये सब अंदाजे लगा रहे हैं और अंदाजे लगाए जा सकते हैं। अलबत्ता इंतखाबात के इनेकाद पर ये कहा गया है कि अगर हमने बात करनी है तो घर पे करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे ये बात नहीं कर सकते। इंतखाबात हो रहे हैं, पत्थर पर लकीर हैं, साफ शफाफ गैर जानिबदार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हम एक जुमले में कह नहीं सकते अभी, क्योंकि इसको लेकर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान बार और बाकी लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और तहरीक इंसाफ को भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को एड्रेस कर रही है कि भारतीय फौजियों में खुदकुशी की शरह में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। 18 दिसंबर को मोहिल मोला ने खुदकुशी की, 19 दिसंबर को अजय वघेला ने खुद को फांसी लगा ली। अफसरों के हद तक आमेज़ रवैये और छुट्टी ना मिलना इसकी वजह बताया जा रहा है। भारतीय फौजी इसे दिल बर्दाश्ता है। कश्मीर मीडिया सर्विस ये बता रहा है कि 2007 से अब तक 587 भारतीय फौजी ऐसे हैं जो कि खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि राइटर्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी तनाव का शिकार हैं। और अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट किया कि मोदी की नाकिस पॉलिसी से ज़हनी दबाव में इजाफा हुआ है जो फौजियों में खुदकुशी का सबब बन रहा है। तो ये कुछ वजूहात हैं इनकी खुदकुशी की। अब ज़रा कुछ लेटेस्ट अपडेट आई वो आपके साथ शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में लिखा गया कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का सख्ती से नोटिस ले लिया है। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। तो इस तरह से सिंध इन पर्टिकुलर वहाँ के लिए ये हिदायत जारी की गई हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को ये ख़त लिखा गया है, मुरासला लिखा गया और इस मुरासले के मुताबिक इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई हैं, कहा गया कि मीडिया के ज़रिए हमें पता चला है और इन शिकायत का सख्ती से नोटिस लिया गया है और कानून के मुताबिक इसका अजाला किया जाए। यहाँ ये याद दिलाना ज़रूरी होगा कि सिंध में जो ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है या GDA है, उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया है कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो जानिबदार हैं और इस शिकायत को लेकर वो मुतालिका फ़ोरम तक भी गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो कागजात नामजदगी का प्रोसेस था, इसमें तहरीक इंसाफ की शिकायत अपनी जगह, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनकी शिकायत अपनी जगह, मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पर मामलात को हाईलाइट किया गया। तो आज बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया और कहा कानून के मुताबिक इसका अजाला किया जाए। खुशाइन पहलू इस तरह से है कि अभी 2 दिन बाकी है, तो जो गिला शिकवा इन 2 दिनों में हुआ, जो गुजर गए, उस पर मरहम रखा जा सकता है इन 2 दिनों में जो अब बाकी हैं। तो इस तरह से कानून के मुताबिक ही अजाला मुमकिन है और तो बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस हद तक मुमकिन हो सके हम देख रहे हैं कि एक्टिव नज़र आ रहा है और जो तमाम तर उनके ज़िम्मे काम है वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के जो किरदार है उससे मुतमिन भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी ये लेटेस्ट खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IG सिंध को एक मुरासला भेजा है और कहा गया है कि इंतखाबी अमल में जो रुकावटें हैं और जो शिकायत मौसूल हुई हैं उन तमाम के हवाले से इस मुरासले में बातचीत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का सख्ती से नोटिस भी ले लिया है। तो जितनी भी शिकायत थी जो कि मौसूल हुई हैं, अब उनका नोटिस ले लिया गया है, मुरासला भेजा। मुरासले में ये तमाम चीज़ें इरसाल कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मीडिया के ज़रिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने की जो दुश्वारियाँ हैं उस हवाले से शिकायत मिली थी इलेक्शन कमीशन को और सख्ती से उन शिकायत का नोटिस भी ले लिया गया है। कुछ 1-2 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए थे। इसमें देखें ना, सबसे ज़्यादा आज के दिन ये जो आप कह रही हैं कि वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं फोरम पे, उसमें आप कह लीजिए कि सोने पे सुहागा आज का वो केस था जो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसके जरिए फिर मेक श्योर किया गया और अभी खबर आ रही है, आप टिकट्स की सूरत में देख सकते होंगे, उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो पाबंद हैं आइन के मुताबिक कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत भी करें। तो इस तरह से वो दरवाज़ा खटखटा के वहाँ से इधर आवाज़ आने के बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो चलें, शुरू हुआ, देर आए दुरुस्त आयत मिसदाक, ये हो रहा है जो कि अच्छी और खुश आइन बात है। ये होना इसी तरह चाहिए, बाय द बुक ये मामला है ऐसा ही। शबिया नकवी हमारे साथ नजर, उनसे पूछ लेते हैं। शबिया, कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को और चीफ सेक्रेटरी और IG को? PTI को जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मामला था, उस पर PTI के वक्त ने मुलाकात भी की। तो अब जो इलेक्शन कमीशनर, उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को मुरासले जारी कर दिए गए हैं और उसमें ये कहा गया कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन शिकायत का सख्ती से नोटिस ले लिया और तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हसूल जमा कराने की दुश्वारियों की शिकायत भी मिली है और उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया, आप हमें अपडेट करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी हेडलाइन से पहले जो हमने शेयर की थी आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त जो है उस हवाले से ये तहरीरी फैसला अपना जारी कर दिया है और इंतहाई अहम नौयत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में कहा गया था कि वो तहरीक इंसाफ को सुने। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम नौयत का मामला कि जिसमें एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड या इलेक्शन की साफ शफाफ गैर जानिबदारी से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको आज एड्रेस किया गया और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है, उसके पास भेजा गया। और इस सिलसिले में तहरीरी फैसला जो जारी हुआ उसमें कहा कि बगैर किसी खलल डाले इलेक्शन कमीशन इन शिकायत को दूर करे, यानी जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है उसमें कोई खलल ना आए, क्योंकि वो तारीख भी पत्थर पर लकीर है। लेकिन साथ ही साथ आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। ये भी तहरीरी फैसले में बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसले में, शबिया नकवी से हम जान लेते हैं। शबिया बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कहा ये दौरान समात के वो जो है तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, बल्कि उसके बाद उन्होंने जो अपना तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी किया है और उसमें ये कहा कि इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और मुनसिफाना इंतखाबात मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। फैसले में उन्होंने ये भी कहा है कि शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं और सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इंतखाबात जबरी की बजाय अवाम की रजा की हकीकी अक्कास होने चाहिए। जी अच्छा शबिया, हम देख रहे हैं कि आज का डे अगर हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ के लिए खासा अच्छा है तो ये गलत नहीं होगा। एक जानिब हमने देखा है कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है ये भी ये कहा गया है कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से, लेवल प्लेइंग के हवाले से ये तहरीरी फैसला तकरीबन उनके हक़ में नज़र आ रहा है। अब एक फ़ैसला रह गया है और वो ये है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं। तो क्या खबरें हैं, कब तक वो फैसला आ जाएगा और क्या वो भी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, अगर हम कल के दिन का आज के दिन से कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि कल जो पीटीआई के रहनुमा यहाँ पे आए थे इलेक्शन कमीशन, उनका जो एतमाद था वो इतने पूरे एतमाद नहीं थे और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें ये भी था कि पता नहीं समात होती है कि नहीं होती। लेकिन आज हमने ये देखा कि दौरान समात जब अदालत ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन उनको फैसिलिटेट करे, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और उसके बाद उससे पहले साइफर का फैसला आया और फिर जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई। तो अब जो पीटीआई का वफ्द यहाँ पे आया है तो उनकी जो, अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने यही कहा कि अब हमने जो है इलेक्शन कमीशन के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया। कल की टोन में और आज की टोन में वाज़ेह फर्क है, ताहम बल्ले के हवाले से अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये वो निशान है जो पीटीआई किसी तौर भी मिस नहीं करना चाहती और उसके लिए जो है उन्होंने ठीक है। और अब ये जब फैसला आएगा तो उसके बाद ही मिलेगा कि उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है और वो ये कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, जमहूरी अमल जिस पे अवाम का एतमाद बरकरार रखना चाहिए, सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तमाम जमातों का हक है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। शबिया नकवी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शबिया से भी हम बात कर रहे थे कि अब एक फैसला रह गया है कि बल्ले का निशान जो कि खतरे में था, अब पीटीआई को ये बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। अब तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी वो आईनी जिम्मेदारी याद दिलाई गई है कि जो जिसमें सब उसके मुआविन हैं और उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने इलेक्शन प्रोसेस
प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाना है। सो लेट्स सी कि किस हद तक इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अपना काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अलबत्ता आज के दिन एक और मामला है, वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने एक टाइमलाइन डिफाइन कर दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, बल्ले के निशान की, जिसको अभी डिस्कस भी कर रहे थे हम। बल्ले के निशान से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि आज ये फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कल तक इसका फैसला जारी करें। कल यानी आज जब तारीख बदलने से पहले 11:59 तक का वक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उससे पहले ये फैसला जारी हो जाएगा। और बताया भी यही जा रहा है, शबिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मामलात को कवर करती हैं, वो यही बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अपनी तैयारी कर चुका है और आज ये फैसला जारी हो जाएगा, जो कि ज़रूरी है। यानी बल्ले का निशान है या नहीं है, उस सूरत में प्लान ए बल्ले के निशान के साथ उम्मीदवार उतरेंगे, नहीं उतरते बल्ले के निशान के साथ तो फिर आज़ाद हैसियत में जाएंगे, ताकि तहरीक इंसाफ क्लियर हो जाए इस मामले को लेकर, क्योंकि उसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके अगर कलदम हो जाते हैं या तस्लीम नहीं होते, तब भी आज़ाद हैसियत में वो लोग अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ अपनी एनएटीजीटीज़ जो इलेक्शन कमीशन के साथ हैं उनको रिजॉल्व करके मामलात को संभाल सकती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत दिए गए इख्तियारात, आईन पाकिस्तान में उसके तफवीज़ करदा इख्तियारात की प्रैक्टिस करे और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध को एक मुरासला लिख दिया है। मुरासले में यह लिखा गया है कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत हमें मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत का सख्ती से नोटिस ले लिया है। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मुरासले में ये वाज़े कर दिया गया है, रुकावटों के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई हैं उनका नोटिस लिया गया। ना सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि कहा गया है कि इन शिकायत का अजाला भी किया जाए। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए और जितनी शिकायत इस हवाले से मौसूल हो रही हैं इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से, इसका ना सिर्फ नोटिस लिया जाएगा बल्कि इन तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला भी किया जाएगा। मीडिया के जरिए जो कागजात नामजदगी हैं उस हवाले से भी बात हुई। इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध को जो मुरासला है उसकी तफसीलात हम आपको बता रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि कागजात नामजदगी भी जमा करवाने हैं, 2 दिन की इसमें तोसी हो चुकी है, तो तमाम सियासी जमातें और इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही हैं। ऐसे में साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी बताया जा रहा है जमा कर लिए गए हैं। बानी PTI NA नवासी मियांवाली 1 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी एडवोकेट लाल मियां न्याजी ने रिटर्निंग ऑफिसर किफ़ायतुल्लाह के पास जमा करा दिए हैं। साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अब 29 दिसंबर को होगी, लेकिन जो उन्होंने कागजात हैं वो जमा करा दिए। NA 89 जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। NA 89 मियांवाली उनका हल्का जहां से उन्होंने कागजात जमा करा दिए। हाँ जी, ये इनका आबाई हल्का है और यहाँ से वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस हल्के में जहाँ एक मरतबा फिर कागजात जमा हो चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला बरकरार रखा है तो शाखाना वाला और फिर इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है नाअहली वाला, उसकी मौजूदगी में ये प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये यहाँ के बाद स्क्रूटनी के प्रोसेस में जब जाएंगे कागजात तो वहाँ वो जो नोटिफिकेशन है वो कोलाइड करेगा, वो इससे मुतसादिम होगा, तो फिर ये मामला उस तरह से नहीं होगा कि जिस तरह से होना चाहिए और फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। खैर, इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों का मुतालबा तो मान लिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख थी उसमें 2 दिन की तोसी हो गई है, यानी आज आखिरी दिन था जिस प्रोसेस का, उसको बढ़ाकर अब 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। और आरओज़ के दफातर में उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, रश लग चुका है, लाइनें लगी हुई हैं। नून लीग, BAP, मुत्तहिदा JUI ने तारीखें बढ़ाने का मुतालबा किया था क्योंकि कुछ पार्टीज़ के इंटरनल मामलात होते हैं तो उनको भी आप कह लीजिए कंक्लूड करना था, उनके अंजाम को पहुंचाना था। उम्मीदवार अभी तक कुछ जगहों से फाइनल नहीं हुए हैं, उस सिलसिले में भी फिर कुछ और हलफनामे होते हैं, दीगर प्रोसेस होता है। यानी अगर एक पार्टी लेट्स से पर्सन A को, यानी मुझे अगर टिकट नहीं दे रही तो जवेरिया ने भी वहाँ से कागजात हासिल किए हैं और अगर फिर जवेरिया को टिकट मिला मुझे मेरे कागजात फिर वापस लेने हैं। ये नहीं है कि मैं फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूँ और पार्टी का वोट डिवाइड हो जाए। तो ये छोटे छोटे पार्टियों के मसाइल होते हैं, उन पर काबू पाने के लिए वक्त चाहिए। छोटे छोटे, लेकिन जब ये मसाइल बन जाते हैं फिर बड़े मसाइल बन जाते हैं। खैर, अगर हम अहम सियासी रहनुमाओं की बात करें कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, तो जनाब नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात हासिल कर लिए हैं। मरियम नवाज NA 129 और NA 130 से उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात लिए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, तो पशीन और DI खान से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हनीफ अब्बासी, चौधरी निसार,
शेख रशीद रावलपिंडी से मैदान में उतरेंगे और इसके साथ राना सनाउल्लाह, ओन चौधरी, राजा रियाज फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अलीम खान ने लाहौर के 3 हलकों से कागजात हासिल कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो ने NA 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। असद कैसर NA 19, सलमान राजा NA 128 से उम्मीदवार होंगे। जहांगीर तरीन, अली तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं और यूसुफ रज़ा, अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर मुल्तान से मैदान में उतरेंगे। तो ये वो कुछ अहम सियासी लीडर हैं जो उन्होंने अपने मैदान फाइनल कर लिए हैं कि कहाँ से वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और फिर अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन डे पे देखेंगे कौन किस हद तक कामयाब होता है या नहीं होता। खैर, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की बात कर लेते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और सियासी जमातों के अंदरूनी जो मसाइल हैं उन पर अलबत्ता तबसरा नहीं हो सकता। हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। उनको सुने। इलेक्शंस जुमेरात 8/2024 को ही होंगे। अभी तक ऐसे कोई हमारे हालात नहीं है, न माली, न इंतज़ामी, न सिक्योरिटी के, जिसमें कोई वजह नज़र आए इंतखाबात को मौखर करने की। मैं सियासी जमातों के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं, चाहे PTI के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, उस पर मैं तबसरा करने से एतराज़ करूँगा। हमने इन तमाम जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। हमने एक खुशगवार माहौल पैदा करना है ताकि इलेक्शंस अपने शेड्यूल पे हों। ये सारी सूरत हाल है और इसमें इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, इसकी हैमरिंग बार बार की जा रही है। हमारी तरफ से भी, जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी तरफ से भी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने भी इसे मेक श्योर किया है कि 8 फरवरी 2024 के दिन पर कोई सवालिया निशान मौजूद ना हो। और इसमें एक पहलू जो मिसिंग था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, यानी साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इंतखाब का, उसको भी आज एड्रेस कर दिया गया और उसमें कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है इसमें आवाम का एतमाद बहाल करें और नताइज से कहीं ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस को साफ, शफाफ, गैर जानिबदार बनाया जाए। लोगों का इस अमल पर भरोसा हो, लोगों के वोट से हुकूमत आए, लोग इसमें इंगेज हों, शामिल हों। और किसी की भी शिकायत है बशमूल तहरीक इंसाफ, तो वो इलेक्शन कमीशन उसको दूर करने का पाबंद है, क्योंकि उसका आइनी उसकी जिम्मेदारी है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो ये काम करेगा और हमने ये करने के लिए कोशिश हो भी रही है। बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करी है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ें, हमें प्लेइंग फील्ड ही दे दें। तो अब शायद सारी सूरत हाल के बाद फील्ड मिल जाए, फील्ड तो मिलती नजर आ रही है। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं, और जो ये हुक्म सामने आया है इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। साथ ही साथ कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, कौन कहाँ से मैदान में उतर रहा है ये डिसाइड किया जा रहा है। और 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात यकीनी हैं और इंतखाबात होने ही होने हैं। इस सब पे बात करने के लिए साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। साकिब, हम देख रहे हैं कि तमाम ही जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं और अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनल किया जा रहा है। 2 दिन की तौसीह भी हो चुकी है। ये बताइएगा कि क्या डिसाइड हो चुका है कि कौन से उम्मीदवार कहाँ से मैदान में उतरेंगे? जी देखें, इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के DRO ऑफिस, जहाँ से इस्लामाबाद के 3 बड़े हलके हैं, NA 46, NA 47 और NA 48, जिसके मुख्तलिफ जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो यहाँ पे जमा कर रहे हैं और बड़े जोश खरोश के साथ, जैसे कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमारी कंपेन जो है वो आज के दिन से शुरू हो चुकी है। DRO ऑफिस के सामने बाकायदा रोड बंद हो जाता है, पुल लेके आकर ऊपर अपने जो अपने रहनुमा उसके ऊपर डाले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं। दूसरा नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का कल की तारीख में जैसे मियाँ असलम जो है, जो बड़ा नाम है जमात उसका, तो उनका भी जो है कल कागजात नामजदगी जमा हो चुका है। इसके साथ साथ राजा काशिफ ने भी जमात इस्लामी से जमा कराया गया है। नामजदगी तो जमा कराए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अच्छा एक फैसला आया है कि सबको जो है लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, जिसके बाद जैसे हम इस डीआरओ ऑफिस के सामने मुसलसल 3 दिन से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पीटीआई की जानिब से खातिर ख्वाह कोई उम्मीदवार ऐसे नहीं आया। वकील जैसे पीटीआई की जानिब से कुछ वकला आए हुए थे, उनकी जानिब से जो है जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए गए थे, जिसमें अली बुखारी, शोएब शाहीन भी यहाँ पे आए, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा तादाद नहीं थी। लेकिन उम्मीद है जैसे कि इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक मजीद 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं, जैसे 24 दिसंबर तक जो है कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल की तारीख में जो है पीटीआई की जानिब से भी कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी यहाँ पे जमा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की तारीख तक तकरीबन 50 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी यहाँ पे जो है जमा कर दिए गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ पार्टियों के वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनका यही मंशूर है। जैसे कि ये इस्लामाबाद के 3 बड़े हल्के हैं, NA46, NA47 और NA48, काफ़ी सख्त मुकाबला होता है। इससे कबल जो है असद उमर ने इस हल्कों से जीता था और क्योंकि पीपल्स पीटीआई की जो थी इसमें जीती थी, लेकिन इस मरतबा जो टर्न आउट मालूम हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुतहरक है, क्योंकि हम जब तादाद देखते हैं जिस तरह से आप इन 3 हल्कों की बात कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये 3 हल्के हैं, तो ये बताएगा कि किस सियासी जमात से कौन सा उम्मीदवार यहाँ से मैदान में आ रहा है? देखें, इधर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। तारिक फजल चौधरी जो हैं वो जो हैं वो भी अपने उम्मीदवार के साथ सामने आएंगे। मैं आपको कुछ डिटेल से बता चलूँ क्योंकि काफ़ी तादाद में जैसे 50 नाम सामने आए हैं आज की डेट तक, मज़ीद भी 2-3 दिन में ये नाम आ सकते हैं। तो आज की डेट में हम इसको नाम को अगर सेलेक्ट करें तो इसमें से तकरीबन जो है कुछ ऐसे नाम हैं जो जैसे कि आज ट्रांसजेंडर एक नया मोड सामने आया है। ट्रांसजेंडर भी जो ख्वाजा सराह की नुमाइंदगी करेंगे, नायाब अली, वो भी सामने हैं जो NA47 से आएंगे। इसके अलावा जो अकलियती उम्मीदवार हैं सानिया यूनस जो हैं वो भी उससे हमने बात भी की। उनका कहना है कि मैं आम पाकिस्तानी हूँ, ना कि मैं अकलियतों की जानिब से आए हूँ, लेकिन मैं आम पाकिस्तानी हूँ उनकी जानिब से मैं आए हूँ। कुछ डिटेल मेरे सामने है, जैसे कि आज जैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉक्टर फजल चौधरी इस्लामाबाद के 3 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाई और इसके साथ साथ पीर आदिल गिलानी ने NA47 जो कि वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, जफर अली शाह ने हल्का 47 और 48 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। जैसे कि ख्वाजा सराह, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, नायाब ने भी अपने हल्का 46 से और 47 से कागजात जमा करवाए और राजा खुरम नवाज अली अवान ने हल्का NA46 और 47 से कागजात जमा करवाए और जिशान नकवी जो साबिक डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और उन्होंने भी NA47 से जमा करवाए। अंजुम अकील खान जो काफ़ी मुतहरिक और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको पूरा ये यकीन भी है कि टिकट मिलेगा और उनकी जानिब से हल्का 46 से जमा करवाए। और सिब्तर हैदर जो पीपल्स पार्टी के था कि आज आखिरी दिन था, लेकिन 4 सियासी जमातों की जानिब से जब मुतालबा किया गया कि 2 दिन का हमें मज़ीद टाइम मिले तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये टाइम दे दिया गया है। अब 24 तारीख जो है वो फाइनल हो चुकी है। 24 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा कराने और 25 तारीख को ये बताया जा रहा है कि अगर तातील होती भी है तो इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी। ऐसा ही है साकिब? जी बिल्कुल, जैसे कि आज आखिरी दिन था तो जैसे कि कुछ लोगों को यही पता था कि आज आखिरी दिन की वजह से काफ़ी रश था, क्योंकि दड़ादड़ जो लोग थे तहरीक लब्बैक और इसके अलावा जमात इस्लामी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए थे। हमें उम्मीद थी कि आज आखिरी रोज़ है तो काफ़ी लोग आएंगे, लोग आए भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब फैसला आया तो उम्मीद है तो कल के डेट में भी लोग काफ़ी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 24 दिसंबर आखिरी
दूसरी तारीख होगी 24 दिसंबर के बाद जो है इस पे कोई रद्द-बदल मुमकिन है नहीं की जाएगी, जिसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद जो है एक लिस्ट मुहैया की जाएगी, उस लिस्ट के मुताबिक जो है वो नुमाया की जाएगी। यहाँ पे जैसे 11 सफ़ात पे मुश्तमिल ये कागजात नामजदगी है, जो उर्दू ज़बान और इंग्लिश ज़बान में दोनों में होंगे। हर जो उम्मीदवार है वो 5 फॉर्म हासिल कर सकते हैं यहाँ से। 5 फॉर्म हासिल करने, क्योंकि आपको पता है फॉर्म फिल करते वक्त आपने बताया कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून है वो टिकट लेने के उम्मीदवारों में यहाँ पे कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल, जैसे मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी उम्मीदवार यहाँ सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक ही हल्के के 2-2 उम्मीदवार भी यहाँ पे हमने देखे, लेकिन दोनों की जानिब से काफ़ी मुतहरिक थे, क्योंकि ज़्यादा तादाद मुस्लिम लीग नून की है। दूसरे नंबर पर जो है पीपल्स पार्टी है। इसी तरह कुछ और पार्टियाँ भी हैं जो इस इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगी। चूँकि इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ तक कि यहाँ पे डिप्टी मेयर और मेयर, साबिक मेयर भी यहाँ पे आए, अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए। जिस मेयर जैसे शेख अंसर जो है वो 5 साल यहाँ गुजार चुके हैं, उसको भी काफ़ी उम्मीद थी जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पे आए। और दूसरी जानिब जो है ज़िशान नकवी जो डिप्टी मेयर रह चुके हैं इस्लामाबाद के। अच्छा साकिब, अगर हम इन्हीं 3 हल्कों की बात करें और हम गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो इन हल्कों में कौन फातेह रह चुका है? देखिए, अब सी बात है कि इलेक्शन जो 2018 का हुआ तो उस टाइम पीटीआई जो है लीड पे थी। पीटीआई की जानिब से इन हल्कों में काफ़ी उनको बरतरी हासिल हुई, लेकिन इस मरतबा हम कुछ चेंजिंग देख रहे हैं, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको बताया कि हम 3 दिन यहाँ पे मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से खातर ख्वाह कोई ऐसे शख्स हमने नहीं देखे। 2 वकला हमने देखे, जिसमें अली बुखारी हमने सामने आया, इसके अलावा शोएब शाहीन जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून वाज़ेह नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी हमें मुतहरिक नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें नून लीग बहुत मुतहरिक नजर आ रही है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का भी है। बहुत शुक्रिया साकिब सैयद, आप हमें इन 3 हल्कों के बारे में स्पेसिफिकली बता रहे थे। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इंपॉर्टेंट 3 हल्के हैं और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे उम्मीदवारों का रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं और इसमें मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रही है। जिस तरह से साकिब भी हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून टिकट लेने के लिए बहुत मुतहरिक है और उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के नुमाइंदों के इंटरव्यूज 26 दिसंबर को करने का प्रोग्राम भी सामने आया है। इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी ने NA 47 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। चौधरी रिफत NA 48 से उम्मीदवार होंगे। साबिक डिप्टी मेयर ज़िशान नकवी ने NA 46 से कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, जबकि ज़िशान नकवी ने NA 46 से नून लीग, PTI समेत दीगर जमातों की हिमायत का दावा भी किया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, यकीनी तौर पर अभी फैसला होना है कि पार्टी ने टिकट किसको जारी करना है, लेकिन किस हल्के में कौन फेवरेट है नून लीग का, या किसके दावे सबसे बुलंद हैं? जी, जिस तरह से अभी तारिक फजल चौधरी हैं वो NA 47 से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके साथ जो मेयर थे इस्लामाबाद के शेख अंसर अजीज, वो भी नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। उन्होंने भी NA 47 से ही इंतखाबी जो है वो डोल डाल दिया है और उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। जबकि NA 48 से भी वो उम्मीदवार के दावेदार हैं और उन्होंने वहाँ से भी 2 टिकट्स के लिए पार्टी को दरख्वास्त दी है। और इनके साथ साथ जो सबसे अहम मुकाबला देखने में आ रहा है वो NA 46 का है, जिसमें साबिक डिप्टी मेयर हैं ज़िशान नकवी, नौजवान हैं, और उनके मुकाबले में जो साबिक MNA हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंजम वकील ने टिकट के लिए राब्ता किया है और दरख्वास्त दी है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो साबिक मेयर हैं ज़िशान नकवी, उनके साथ हल्का की अवाम और उनका ये दावा है कि उनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी उनको हमायत कर रही है और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको हमायत कर रही है। और ये है कि वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ज़िशान नकवी जो है उनके कज़न हैं, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके कज़न हैं ज़िशान नकवी, और वो भी इस लिहाज से ये चाहते हैं कि उन्हें टिकट जो है वो मिले। तो इसी वाले से 21 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जो है दी हैं 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। अब देखना ये होगा कि अगर पुराने लोगों को देखा जाए, अब अंजम वकील जो है वो 2 दफ़ा कम से कम शिकस्त खा चुके हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो तो MNA बने हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो दौर था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनसे जीते थे। इसी तरह से शेख अंसर अजीज जो है
वो कुछ सियासी शख्सियत उस लिहाज से तो नहीं है, और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनका खुसूसी ताल्लुक है। तो इस तरह से हम देखें तो अभी फिलहाल जो 3 हल्के हैं वहाँ पे हमें बहुत अहम मुकाबला जो है टिकट्स के हवाले से कांटेदार मुकाबला बनता हुआ दिखाई देता है। और जो ही टिकट्स के अनाउंसमेंट होगी उसके बाद से फिर बाकी जो बचने वाले कैंडिडेट्स हैं वो किस तरफ रुख करते हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को ही सपोर्ट करते हैं या किसी और पार्टियों को की तरफ जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दूसरे इसमें तारिक फजल चौधरी इस बार भी कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं या वो सेनेट के लिए बारगेन कर रहे हैं और इसलिए यहाँ से वो कागजात जमा करवा के, क्योंकि फिर बाकी लोगों का जिस तरह से आपने तारुफ करवाया, उनकी गुर्बत बयान की, तो क्या पता उनमें से किसी को टिकट देकर तारिक फजल चौधरी को कहा जाए कि चलें आप अपर हाउस में चले जाएं, ये भी हो सकता है। इनमें से वो लोग पॉइंट आउट करें ज़रा गुलाम मुर्तज़ा जो टिकट न मिलने की सूरत में आज़ाद हैसियत में भी लड़ने के ख्वाह हैं, यानी उन्हें हर हाल में कौमी असम्बली पहुँचना है, उनकी वर्किंग पूरी है, वो समझते हैं उनका वोट बैंक है और वो चले भी जाएंगे। यहाँ इस्लामाबाद में ऐसी शख्सियत कोई हमें नजर नहीं आती कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर उसको टिकट ना दे तो वो उनके जो है सामने खड़ी हो जाए। जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ हलकों में आपने देखा होगा तलाल चौधरी को, तानिया अजीज को या दीगर जो रहनुमा हैं इस तरह के, तो यहाँ इस तरह की ऐसी जो है ना वो बड़ी शख्सियत जो ऐसा मामला नहीं है कि कोई इंडिविजुअली जो है वो अपने आप को अनाउंस कर दे कि मैंने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है और अगर मुझे टिकट ना दिया तो मैं जो है आज़ाद हैसियत में खड़ा हो जाऊंगा। तो यहाँ सूरत हाल इस तरह की है कि टिकट का हसूल जो है वही सबसे बड़ा अहम फैसला होगा, और जब टिकट मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में वही उम्मीदवार कामयाब होंगे जिनके पास टिकट होंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो टिकट का मामला है उसमें निशान नकवी जो है खासे पुरुम्मीद हैं कि वो उन्हें टिकट लाजमी मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं जिनका फार्म हाउस आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इस्लामाबाद के दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तमाम क़यादत उन्हीं के फार्म हाउस में ही ऑलमोस्ट डेरे डाले रखती है। तो अब ये टिकट तो तारिक फजल चौधरी का हमें 47 से कन्फर्म नजर आता है, और इसी तरह से निशान नकवी का टिकट भी कन्फर्म नजर आता है, और दरमियान में रह जाते हैं शेख अंसर अजीज और उनके साथ जो उम्मीदवार हैं वो मेरा ख्याल ये है कि शायद शेख अंसर अजीज को अगर मियां नवाज शरीफ सेनेट में ले जाएं तो फिर उन्हें अदनान कियानी पीछे बचते हैं जिनको 48 से टिकट जो है मिलने के इम्कानात हैं। सही है। दूसरी तरफ वो मरी से भी एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म है, कहा जा रहा था कि वो भी कहीं अपने फैमिली में खुद तो वो टिकट लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे और इंतखाबात पर भी वो यकीन नहीं रखते, वो अपने साहबजादे के लिए कहीं टिकट में इंटरेस्टेड थे। ये कुछ मामला थे, और क्या उनकी फैमिली कर रही है कुछ इस वक्त भाग दौड़ या बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल आराम से नहीं बैठे हुए। गुज़िश्ता रात उनकी बड़ी अहम मीटिंग थी, यही इस्लामाबाद में मीटिंग थी, और उनके पास काफ़ी जो यूसीस के चेयरमैन हैं वो मरी के इलाके से वो तमाम आए हुए थे। उन्होंने मुतफ़िका मुतालबा किया उनसे कि आपका जो भी जहन हो, आप इलेक्शन लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सीट को आपके अलावा हम किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन तमाम लोगों की जो बातचीत थी उससे उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो आप मेरे बेटे से बात कर लें। तो वो ऑलरेडी उनके बेटे को राजी करके आए थे तमाम के तमाम जो वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे। उन्होंने फिर उनका बेटा जो है नादर खाकान, उसके लिए कहा है कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो सामने आएगा और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि वो सीट इस तरह की है कि इनके अलावा कोई खास जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का कोई, क्योंकि अगर आप देखें ना तो वो 3 जगह पे टच करती है वो सीट। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, दूसरी तरफ कश्मीर है, और तीसरी तरफ पंजाब है, और अगर आप इसको मजीद और बढ़ा लें तो ये आपको जेलम तक की सीट आपको नजर आती है। कभी आप हजारा के साइड से जो ये दरिया है पतन जिसको कहते हैं आजाद पतन की साइड से देखें तो ये मेरा ख्याल है कि शायद यानी खबर ये है गुलाम मुर्तज़ा इतनी देर की बातचीत के बाद कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो इंतखाबात पर यकीन नहीं रखते और समझते हैं कि इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होंगे, उनके बेटे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और बाकी मामला आपने इस्लामाबाद के कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं वहाँ कौन होगा, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाराज़ भी हैं और कहते भी हैं इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है, पहले मईशत को ठीक करने। उन्होंने कहा मेरे बेटे को मना लो, उनके बेटे माने हुए थे, उन्हें कहा इलेक्शन लड़ना, उन्होंने बोला लड़ना, उन्होंने लड़ लो।
तो ये है सारी सूरत हाल। ये सारी सूरत हाल है। इस्लामाबाद की तो हमने बहुत बात कर ली, अब हम ज़रा नवाब शाह का रुख कर लेते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी जो कि NA 207 की नशस्त पर कागजात नामजदगी RO दफ्तर में जमा करा चुके हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी इनकी हमशीरा डॉक्टर अजरा अफजल पचेहो ने जमा कराए हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पचेहो कारकुनों की रैली की सूरत में RO ऑफिस पहुंची हैं, यानी इसको भी उन्होंने एक इवेंट बना दिया है और कारकुनों की रैली की सूरत में ऑफिस पहुंची और यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उन्होंने जमा करा दिए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दौरान टिकट जो रस्सा कशी का सिलसिला है वो जारी है। NA 96 जड़ावाला से तलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसेर में ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। नवाब शेर वसेर PTI को छोड़कर नून लीग में शामिल हुए हैं। नवाब शेर वसेर ने बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में नून लीग का साथ दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने नवाब शेर वसेर को टिकट की गारंटी भी दी थी और नवाब शेर वसेर ने दौरान इंटरव्यू नवाज शरीफ को वादा पूरा करने का मुतालबा भी किया है, जबकि तलाल चौधरी ने भी मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया है कि NA 96 मेरा है। पार्टी ने अभी तक टिकट किसी को भी नहीं जारी किया। तलाल और नवाब शेर के हामी टिकट मिलने का दावा करके मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे इम्तिहान जो है अब वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का है। उन्होंने तो किसी भी एक को टिकट दे देना है, इम्तिहान उसका है जिसको टिकट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं वो क्या करेगा। खैर हमारे ऊपर भी एक इम्तिहान है और वो ये कि हमें आपसे ब्रेक के बाद मिलना है। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। बानी PTI के खिलाफ नैब की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में दायर 2 रेफरेंसेस की पैरवी के लिए 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी गई है। ज़रा ये बता रहे हैं कि 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही सरदार मुजफ्फर अब्बासी करेंगे। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान अहमद और सुहेल आरिफ भी शामिल हैं, जबकि 5 रुकनी टीम में बैरिस्टर उवैस अरशद और अमजद परवेज़ भी शामिल हैं। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने हाल ही में 2 रेफरेंसेस दायर किए हैं और दोनों रेफरेंसेस की पैरवी के लिए 5 रुकनी टीम ने अब बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस की समाअत कल अडयाला जेल में होने जा रही है। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस है। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस आप कह लीजिए। इसमें 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम नैब ने तश्कील दे दी है और इस प्रोसिक्यूशन टीम की सरबराही में जो नैब है वो अपना मुकदमा साबित करेगी। कल के रोज़ अडयाला जेल में भी समाअत होने जा रही है और इसके अलावा 2 केसेस हैं नैब के। ये 2 रेफरेंसेस हैं, 2 मामलात हैं। एक तोशाखाना से तहाइफ का मामला है और दूसरा है 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस का, कि जिसमें कहा जाता है कि ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और ज़मीन ली गई और दीगर मामलात। उस केस को इस्टेब्लिश करना है, साबित करना है और प्रोसिक्यूशन के लिए एक 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। सज्जाद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI चेयरमैन के खिलाफ नैब तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में डॉलर हालिया और रेफरेंस की पैरवी के लिए 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम जो है उसको तश्कील दे दी गई है। जराये का ये कहना है कि 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम सरबराही सरदार मुजफ्फर अब्बासी करेंगे। नैब का मजीद ये कहना है कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान अहमद बोदला और सुहेल आरिफ शामिल होंगे। जराये का मजीद ये कहना है कि 5 रुकनी टीम में बैरिस्टर उवैस अरशद और मोहम्मद परवेज भी शामिल होगा। जराये का मजीद ये कहना है कि तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने हाल ही में 2 रेफरेंस जो है वो इस वक्त दायर किए हैं। नैब टीम जराये का ये मजीद ये कहना है कि दोनों रेफरेंस की पैरवी के लिए 5 रुकनी टीम ने काम जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस की समाअत कल अडयाला जेल में दोबारा होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे। तो साबिक़ वज़ीर आज़म के 2 मुकदमात को साबित करने के लिए नैब की ये 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम है जो कि कायम कर दी गई है और इस टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। दोनों रेफरेंसेस की पैरवी के लिए 5 रुकनी टीम अपना काम कर रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़मों की ज़िंदगी में 5 का हिस्सा बड़ा अहम होता है, 5 साल पूरे कर नहीं पाते। एक साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए 5 की टीम ने मामलात को शुरू किया था।
बानी पीटीआई के जनाब बात करते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से आज रिलीफ मिला। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत मंजूर हो गई है। शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिल गई है। अदालत का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म सामने आया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा? जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? अदालत ने इस्तफसार किया कि साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। तो बानी पीटीआई को आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया है साइफर केस से के हवाले से। पीटीआई के जो वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बात की और कहा कि साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे की समाअत की है। ट्रायल जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी जमानत खारिज की और आज हमें यहाँ से रिलीफ मिल गया। क्या कह रहे थे वो सुनिए। तकरीबन 4 घंटे के बाद और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज जमानत साइफर केस में मंजूर की है। ये तकरीबन 4 घंटे के दलाइल सुनने के बाद जो अहम बात आपको बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्ज़र्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। ट्रायल जज हैं, उन्होंने भी ज़मानत खारिज की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहब ने भी ये ज़मानत खारिज की। जबकि शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बात की और कहा कि आज वालिद के जेल से रिहा होने का इम्कान है और ये जो केस था इसका कोई सरपैर ही नहीं था, ये मुकदमा चल रहा था। आज हमें रिलीफ मिल गया। उनकी भी गुफ्तगू सुनिए। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप बानी चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत मंजूरी का ये मामला है। मुख्तलिफ अदालतों में दर्जनों केसेस ज़ेर समाअत हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई मुमकिन इस वजह से नहीं हो सकेगी क्योंकि मज़ीद दूसरे केसेस हैं। नैब ने मज़ीद 2 रेफरेंसेस में बानी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर रखा है। तोशाखाना केस बानी चेयरमैन के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर है। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने तक जेल से रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो सकती। जबकि इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा है। टेरियान वाइट केस और इद्दत में निकाह का जो केस है वो भी बानी चेयरमैन के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में नाअहली भी बरकरार रखी हुई है। तो गो के साइफर केस में उनको रिलीफ मिला है लेकिन कुछ दीगर केसेस हैं जिनका उन्हें सामना है और मुश्किलात अभी उनकी कम नहीं हुई हैं। बल्कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ स्टैंड स्टिल की पोजीशन होगी या मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खैर, राना मानूली ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं और लगते रहेंगे। बदकिस्मती है ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। वो अपनी वजाहत में क्या कह रहे हैं ज़रा उनको भी सुन लें। सब पे तो मुमकिन नहीं होगा तो लेकिन जहाँ भी एक कंसेंसस होगी कि किस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ना है उस हल्के से मैं कागज़ रखूँगा। अब दूसरे हल्कों से उठा मैंने जो नेशनल असम्बली का शहर का हल्का है उससे जमा कराए हैं और शहर के जो दोनों सूबाई हल्के हैं उनसे भी जमा करा अभी करवाने जा रहा हूँ। नेशनल असम्बली का मैंने करवा दिया। तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने ये डिमांड किया गया था कि 3 दिन कम है तो 2 दिन उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अच्छी बात है। जो शेड्यूल में जो है छोटी मोटी गुंजाइश उन्होंने निकाली है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कागज़ फाइल कर सकें। तो ख्वाजा आसिफ जो है वो कौमी असम्बली के एक हल्के से भी कागजात जमा करवा चुके हैं और सूबाई असम्बली के दोनों हल्कों से भी वही जमा करवा रहे हैं। इतने सालों में नून लीग सियालकोट से और कोई बंदा
खड़ा नहीं कर सकी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीआई अपने पैरों में खड़ी नहीं हो सकी। चलें पीआईए की फिर बात करते हैं। आपने जिक्र छेड़ ही दिया और कनेक्ट किया है, तो बैंक्स की पीआईए को कर्ज के लिए कड़ी शराइत सामने आई हैं। नामंजूर हुकूमत ने अपना फैसला सुनाया है। हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि 6 बैंक से कंसोर्शियम ने 15 अरब के नए कर्ज की फराहमी के लिए कड़ी शराइत रखी हैं। 2 तैयारे ज़मानत के तौर पर रखवाने की शर्त भी आयद कर दी गई है। हुकूमती मुश्तरका कमेटी भी काबिल कबूल हल देने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत चाहती है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी तक इसे काबिल अमल रखा जाए, लेकिन कुछ कड़ी शराइत हैं जो कि माननी पड़ेंगी और मेरे ख्याल में जो सिचुएशन है वो मान भी ली जाएंगी। लेकिन अभी तक बहरहाल कोई एक अल्टरनेट सोल्यूशन की कोशिश की जा रही है जो कि निकलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए SIFC के इक़दाम जो हैं वो जारी हैं। आइंदा 5 साल में 48 अरब डॉलर सरमायाकारी का हदफ है। तवानाई, मादनियात और ज़राअत समेत 30 से ज़ायद मंसूबों की निशानदेही की गई है या वेंचर्स की निशानदेही की गई है। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। गैस पाइपलाइन, गवादर बंदरगाह पर टर्मिनल्स की तामीर मंसूबों में शामिल है। कॉर्पोरेट फार्म्स के लिए भी गैर मुल्की सरमायाकारों को पेशकश की गई है। मादनी वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से पाकिस्तान में वाफिर मौक़े मैसर हैं और जो हमारे गल्फ़ के दोस्त हैं उन्हें हम ये अपना आइडिया बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बताया जाता है कि वो इंटरेस्टेड भी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और लेट्स सी, क्योंकि अभी मिडल ईस्ट अपने मामलात में कुछ उलझा हुआ भी है इसराइल फ़लस्तीन की वजह से, तो भी एक ये डिले है। लेकिन साथ ही साथ जो 1 विंडो ऑपरेशन की पेशकश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से इन सरमायाकारों को, वो एक खुश आइन चीज़ है और ये ही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए से मईशत बेहतर हो सकती है और हो भी जाएगी। बिल्कुल ऐसे अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कारोबार का अख्ताम हुआ तो मार्केट 988 पॉइंट्स की कमी से 61,705 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 352 कंपनीज़ के शेयर में कारोबार हुआ है। 116 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ जबकि 226 के शेयर्स में कमी वाक़ई हुई है। मार्केट में 64 करोड़ 4 लाख से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। आज 13 अरब 27 करोड़ से ज़ायद मालियत का कारोबार भी हुआ है जबकि मार्केट की बुलंद तरीन सतह 62,995 जबकि कम तरीन सतह 61,559 पॉइंट्स रही है। दूसरी जानिब FBR की एक बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हैं। FBR ने टैक्स चोरी पर रहीम यार खान शुगर मिल्स के ऑफिस पर छापा मारा है और FBR ने लाहौर ऑफिस पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। FBR के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही रहीम यार खान शुगर मिल्स में शेयर होल्डर हैं। रहीम यार खान शुगर मिल्स सेल्स टैक्स की मद में टैक्स चोरी कर रही थी। शुगर मिल्स FBR को कम सेल्स टैक्स अदा कर रही थी और इसी वजह से आज जो सारा डाटा है वो कब्ज़े में ले लिया गया है। रसीदें कब्ज़े में ले ली गई हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और दीगर कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो कब्ज़े में ले ली गई हैं। तो ये एक और मुकदमा है, एक और मामला है टैक्स चोरी का, इस बार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और उनके साहबजादे पर। और ये सारा जो मामला है इसमें अब देखते हैं कि FBR इसे किस तरह से परसू करता है और इस सारी चीज़ को एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है। ये एक और मुकदमा। शबीर हैदर हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। शबीर, कहिएगा कितना कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितनी, आप कह लीजिए किस परसेंटेज पे चोरी हो रही थी टैक्स की, यहाँ पे क्या बताते हैं FBR के लोग? जी, FBR की जानब से आज एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिस पर FBR की जानब से टैक्स चोरी पर चौधरी ज़ादरान की शुगर मिल है उनके ऑफिस पर छापा मारा है और तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। इस पर FBR हुकाम का कहना है कि जो चौधरी परवेज लाई और उनके बेटे जो मोनस लाई हैं वो रहीम यार खान शुगर मिल के शेयर होल्डर हैं और इस पर जो है सेल्स टैक्स की चोरी की जा रही थी जिस पर FBR की जानब से ये छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि सेल्स टैक्स की चोरी इस मामले में की जा रही थी कि सेल्स जो है वो FBR को जो जाहिर की जा रही थी वो कम की जा रही थी जबकि FBR की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ज्यादा थी जिस पर FBR की जानब से इसकी छानबीन का अमल जो है वो शुरू किया गया है। इस हवाले से FBR का ये कहना है कि साल 2020 से साल 2023 तक का जो तमाम रिकॉर्ड है वो उसको कब्जे में लिया गया है। तो ये सरफराज रफीकी रोड कैंट में है जहाँ पर इनका ऑफिस वाक़ है, वहाँ से ये तमाम रिकॉर्ड को तहवील में ले कर अब तहकीकात का जो है वो दायरा कार वसी कर दिया गया। इस हवाले से FBR का ये कहना है कि जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया उसमें ये देखा जाएगा कि जो FBR को उन्होंने सेल्स टैक्स दिया है उस पर जो सेल्स टैक्स दे रहे थे आया वो उसके मुताबिक रखता है या नहीं,
क्योंकि जो एफबीआर को इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक जो है ये कम सेल्स टैक्स जो है वो दे रहे थे, जिस पर एफबीआर की जानब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो कार्रवाई है इसमें कमिश्नर है जो है राना वकार अहमद, उसकी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर आसिम मंज ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। आप बता रहे हैं साल 2020 से 23 के बीच में ये हुआ, तो ये इसमें पहले साल में ये कार्रवाई उमूमन हो जाती है, यानी अगर कोई छोटा दुकानदार अपने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करे तो हो जाती है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी शुगर मिल, इतनी टैक्स चोरी और 3 साल लगे, इसकी कोई खास वजह कोई इस शफकत की? इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स हर महीने कलेक्ट किया जाता है, मगर इस पर जो है एफबीआर को इंफॉर्मेशन जैसे मिली है कि ये टैक्स चोरी हो रही है, क्योंकि एफबीआर की जानब से तो ये देखा जा रहा था कि सेल्स टैक्स वो अदायगी कर रहे हैं, मगर अब जो सेल्स टैक्स की अदायगी हो रही है आया उसमें किस हद तक सेल्स टैक्स की अदायगी हो रही है, इस हवाले से जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तब उस पर तहकीकात शुरू की जाती हैं। तो एफबीआर ज़राए के मुताबिक जैसे ही एफबीआर को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर टैक्स चोरी की जा रही है, टैक्स की अदायगी जो है वो जो मुकम्मल होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इस पर ठीक है, यानी 2020 से 23 का ये मामला है और इस बीच जब एफबीआर को खबर हुई तो उन्होंने फिर ये डाटा जमा कर लिया है और ये रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, और अब जो प्रोडक्शन है फिर सेल है, इस बीच जो नंबर्स का हेर फेर है, कहाँ पर जो है ये सारे मामला ख़राब हुए, गड़बड़ की जा रही थी, इसको अब देखा जाएगा 3 सालों बाद। ये काबिल गौर मामला। शब्बीर हैदर का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय फौजियों की बात करते हैं जिनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी शरह में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। 18 दिसंबर को मोहिल ने खुदकुशी की है। 19 दिसंबर को अजय वगेला नामी पुलिस अफसर ने खुद को फांसी लगा ली है। अफसरों के हद तक आमेज़ रवैये और छुट्टी ना मिलने से भारतीय फौजी दिल बर्दाश्ता हुए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस ये बता रहा है 2007 से अब तक 587 भारतीय फौजी हैं जो कि खुदकुशी कर चुके हैं, और एक और सर्वे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी तनाव का शिकार हैं। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि मोदी की नाकिस पॉलिसीज़ ज़हनी तनाव है। एक वजह यह है ना कि जब आप ज़बरदस्ती किसी इलाके में जाकर जंग मुसल्लत करते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल इराक़ और अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों के साथ या नेटो फ़ौजियों के साथ क्या हुआ देखा जा सकता है। खैर आयुष के इस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपसे कल ही मिलेंगे।